प्रोफेसर मीरा राणा की क्लास में सन्नाटा पसरा रहता था। हर स्टूडेंट अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उनकी बातें सुनता था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी क्लास में एक छोटी सी गलती भी कर सके। आर्यवीर भी वैसे तो पढ़ाई को लेकर गंभीर था और उसे मैडम डेविल कहे जाने वाली मीरा राणा के लेक्चर सुनना पसंद था, लेकिन कल रात वो काफी देर तक बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ता रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्लास के बीच में ही उसे ऐसी झपकी आई कि उसका सिर डेस्क पर टिक गया और वो गहरी नींद में सो गया। सोते ही उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि उसका सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया है। दादाजी द्वारा दिए गए वो 30 करोड़ रुपए उसने बर्बाद कर दिए हैं और अब वो अपने परिवार की अरबों की संपत्ति का वारिस बनने की योग्यता खो चुका है। दादाजी, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं पक्का ये कर दिखाऊंगा। अपने बुरे सपने में आर्यवीर पूरी ताकत से चिल्लाया। उसे डर था कि कहीं सब कुछ उसके हाथ से निकल ना जाए। उसकी ये चीख क्लास के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी और हर स्टूडेंट की नजर उस पर टिक गई। जब सबने देखा कि आर्यवीर डेस्क पर सिर रखे मजे से सो रहा है और नींद में बड़बड़ा रहा है, तो सबके होश उड़ जाए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई मीरा राणा की क्लास में सोने की हिम्मत भी कर सकता है। क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? खूं खूं, आर्यवीर की आवाज ने प्रोफेसर मीरा राणा को चौंका दिया। उन्होंने जोर से खांसते हुए डस्टर मेज पर पटका और चिल्लाई, आर्यवीर! दादाजी, मुझे यकीन है मैं कर सकता हूं, बस एक चांस और, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आर्यवीर अभी भी सपने की दुनिया में था। मीरा राणा की डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मीरा राणा ने हाथ में पकड़ा हुआ चौक मेज पर फेंक दिया और उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये उनकी लाइफ में पहली बार था कि कोई स्टूडेंट उनकी क्लास में इस तरह सोने की जुर्रत कर रहा था। उनकी आंखों में बर्फीली ठंडक थी और वो धीमी लेकिन भारी कदमों से आर्यवीर की डेस्क की तरफ बढ़ने लगी। क्लास का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो हवा थम गई हो। स्टूडेंट्स ने मैडम को पहले कभी इतना आग बबूला नहीं देखा था। सबको आर्यवीर के लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। सुमित और समीर तो पसीने पसीने हो रहे थे। वे आर्यवीर को जगाना चाहते थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ आर्यन मन ही मन खुश हो रहा था। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब मीरा राणा आर्यवीर की धज्जियां उड़ा देंगी। आर्यवीर, खड़े हो जाओ। प्रोफेसर मीरा ने पास पहुंचकर उसे एक जोर का धक्का दिया। आर्यवीर हड़बड़ाकर उठा और उसे एहसास हुआ कि वो क्लास में है। शुक्र है, वो बस एक बुरा सपना था। उसने राहत की सांस ली। अगर सच में उसके हाथ से विरासत निकल जाती तो उसका क्या होता? उसने अभी चैन की सांस ली ही थी कि उसकी नजर सामने खड़ी मीरा राणा पर पड़ी, जो उसे कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वो तुरंत सावधान हो गया और घबराहट में बोला, गुड इवनिंग मैडम। ये सुनते ही क्लास के कुछ स्टूडेंट्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सुबह के 10 बजे गुड इवनिंग सुनकर सबका बुरा हाल था। मीरा राणा ने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाई, आर्यवीर, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा क्लासरूम है या तुम्हारा हॉस्टल का कमरा? गुड इवनिंग? क्या तुम्हें पता है कि अभी समय क्या हो रहा है? जी, सुबह के 10 बज रहे हैं। आर्यवीर ने अपना सिर झुकाकर एक मासूम बच्चे की तरह जवाब दिया। उसने मन ही मन खुद को कोसा कि वो रात भर जागने की वजह से यहाँ सो गया। सुबह के सिर्फ 10 बजे हैं और तुम अभी से सो रहे हो? कल रात कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? मीरा राणा ने उसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने अपने हाथ पीछे बांधे और कड़क आवाज में कहा, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने जवाब नहीं दिए तो आज दोपहर को तुम कॉलेज के सारे टॉयलेट साफ करोगे। जी मैडम, आर्यवीर ने दबे मन से सहमति दी। पहला सवाल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? मीरा राणा ने ठंडी नजरों से उसे घूरा। यह सवाल सुनते ही स्टूडेंट्स के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने अभी तक ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था। सबको लगा कि मैडम जानबूझकर आर्यवीर को फंसा रही हैं। आर्यन तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। जब सबको लगा कि आर्यवीर चुप रहेगा, तभी वो धीरे से बोला, मैडम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है किसी संगठन या बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स, मिशन और उन पॉलिसीज को तय करना जो एक निश्चित समय में उसे तरक्की की दिशा में ले जाए। आर्यवीर ने बिना अटके बड़े ही स्पष्ट तरीके से जवाब दिया। इत्तेफाक से कल रात उसने इसी टॉपिक पर एक पूरी किताब पढ़ डाली थी। उसका जवाब सुनकर पूरी क्लास दंग रह गई। मीरा राणा को भी थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए दूसरा सवाल दागा। अच्छा, तो ये बताओ कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? आर्यवीर ने एक पल के लिए सोचा और फिर आत्मविश्वास के साथ कहा, मैडम, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज्यादा लंबे समय के लिए होता है। इसमें सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि मार्केट की स्थिति और बिजनेस के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोफेशनली फैसले लिए जाते हैं। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर चमक थी। मीरा राणा का गुस्सा अब गायब हो चुका था और उनके चेहरे पर गर्व के भाव थे। आर्यवीर के जवाब इतने सटीक थे कि उनमें एक शब्द की भी गलती नहीं थी। बहुत ही शानदार जवाब। मीरा राणा की डांट अब तारीफ में बदल गई।
उन्होंने खुद ताली बजाना शुरू कर दिया। उनके पीछे पीछे पूरी क्लास तालियों की गूंज से भर गई। अचानक जो जोकर समझा जा रहा था वो क्लास का रोल मॉडल बन गया। आर्यन ये सब देख रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हार ना मानते हुए खड़े होकर कहा, मैडम, पर ये अभी आपकी क्लास में सो रहा था और बड़बड़ा भी रहा था। आर्यवीर शायद बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, इसलिए कभी कभी थकान होना स्वाभाविक है। मीरा राणा ने पहली बार किसी स्टूडेंट का बचाव किया। स्टूडेंट आर्यन, अब मैं तुमसे एक आसान सवाल पूछती हूँ। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के प्रकार क्या होते हैं? आर्यन ने अपने दांत पीसे और सिर झुकाकर खड़ा रहा। मैडम, मुझे नहीं पता। यही फर्क है। मीरा राणा ने आर्यन को कुछ सेकंड घूरने के बाद पूरी क्लास से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप सब आर्यन की नहीं बल्कि आर्यवीर की तरह बने। वो आप सबके लिए एक मिसाल है। क्लास एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। आर्यन अपनी मुट्ठी भींच कर रह गया। उसे अपनी जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई थी। आर्यवीर क्लास में सो रहा था और उसे तारीफ मिली, जबकि आर्यन जाग रहा था और उसे सबके सामने नीचा देखना पड़ा। सिर्फ 2 सवालों के सही जवाब देकर आर्यवीर रातों रात क्लास का रोल मॉडल बन गया और लेडी डेविल मीरा राणा से तारीफ बटोर ली। लेकिन आर्यवीर ने इसे सिर पर नहीं चढ़ाया। सच तो ये था कि उसने वे जवाब केवल किस्मत के भरोसे दिए थे। अगर कल रात उसने वे किताबें नहीं पढ़ी होती तो आज उसकी बोलती बंद होती। इस घटना ने उसके इरादे और मजबूत कर दिए। उसे अपनी नॉलेज बढ़ानी ही होगी ताकि वो भविष्य में और भी ताकतवर बन सके। मीरा राणा की क्लास खत्म होने के बाद आर्यवीर को अगले इलेक्टिव लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चुपचाप अपनी सीट से उठा और क्लास से बाहर निकल गया। ईशानी की नजरें आर्यवीर का पीछा कर रही थीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अब तक बेकार समझती थी, वो हर मामले में आर्यन से कहीं आगे निकलता जा रहा है। जिस लड़के को उसने ठुकराया और जलील किया, उसे मजबूत होते देख ईशानी के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। आर्यवीर को नहीं पता था कि ईशानी क्या सोच रही है। दोपहर के वक्त वो कॉलेज से बाहर निकला और वेस्ट स्ट्रीट पर स्थित एक बनारसी जायका नाम के ढाबे पर पहुंच गया। वो पहले भी यहाँ कई बार आ चुका था। यहाँ का खाना लाजवाब था और मालिक का व्यवहार बहुत ही मिलनसार। बेटा, आज क्या खाओगे? ढाबे का मालिक एक सीधा साधा अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसे सब चाचा कहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्यवीर को पानी का गिलास दिया। आर्यवीर ने पानी का घूंट भरा और कहा, चाचा, आज मटन करी, दाल तड़का और एक ठंडी बियर ले आइए। अभी लाया बेटा। चाचा उत्साह में किचन की तरफ मुड़े ही थे कि तभी 3-4 गुंडे ढाबे के अंदर घुस आए। उनके लीडर ने आते ही एक कुर्सी को लात मारकर गिरा दिया और चाचा की नाक के सामने उंगली लहराते हुए चिल्लाया, ओए बुढ़े, जल्दी से हमारे पैसे वापस कर वरना खैर नहीं। साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर ये ढाबा हमारे नाम कर दे। लीडर ने ढाबे पर नजर दौड़ाई और एक टेबल पर जमकर बैठ गया। उसका इरादा वहां से खाली हाथ जाने का नहीं था। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उनका पूरा परिवार इसी ढाबे पर पलता था। अगर ढाबा चला गया तो वे सड़क पर आ जाएंगे। आर्यवीर ने उनकी हालत देखी और चिंता से पूछा, चाचा, क्या बात है? आप इन्हें पैसे क्यों देना चाहते हैं? चाचा ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, कुछ समय पहले मेरी पत्नी बीमार हो गई थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने इनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन अब क्या चाचा? ये अब मूल और ब्याज मिलाकर 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? कहते कहते चाचा फूट फूट कर रोने लगे। ये सुनकर आर्यवीर का दिल पिसच गया। वो खुद गरीबी देखी थी उसने और वो जानता था कि पैसे की कमी क्या होती है। पिताजी। तभी स्कूल यूनिफॉर्म में एक बेहद खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई अंदर आई। आर्यवीर ने उसे पहचान लिया। वो विधि थी, जो शहर की एक टॉप यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और जिसे कई कॉलेज अपना रोल मॉडल मानते थे। विधि न केवल पढ़ाई में तेज थी बल्कि दिखने में भी बहुत मासूम और प्यारी थी। उसकी गोल शक्ल और बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी मोह लेती थी। पिताजी, आप ठीक तो हैं? विधि ने अपने पिता का हाथ पकड़कर चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं बेटा। चाचा ने अपनी लाल आंखें पोंछी। वो अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। विधि ने मुड़कर उन गुंडों को गुस्से से देखा। क्या ये फिर से पैसे मांगने आए हैं? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अंदर जाओ। चाचा ने अपनी बेटी को बाहर भेजने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो गुड़िया? गुंडों के लीडर ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूखी बिल्ली मछली को देखती है। उसकी आंखों में गंदी चमक थी। वो धीरे धीरे विधि के करीब आया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, बुढ़े, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे हमारे हवाले कर दे, सारा कर्ज माफ कर देंगे। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। चाचा ने अपने कमजोर शरीर से अपनी बेटी को ढाल बना लिया। लगता है तुम लातों के भूत हो। लीडर ने चाचा को एक हल्का सा धक्का दिया, जिससे वे लड़खड़ाकर गिरने ही वाले थे कि विधि ने उन्हें संभाल लिया। गुंडों का सब्र जवाब दे रहा था,
लीडर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, बाप का कर्ज बेटी चुकाएगी, इसे उठा ले चलो, यही हमारा ब्याज है। 4 गुंडे विधि की तरफ बढ़े। बेचारी लड़की डर के मारे पीछे हटने लगी। रुक जाओ। तभी आर्यवीर की कड़क आवाज गूंजी। वो विधि के सामने आकर खड़ा हो गया। इनका जितना भी पैसा है मैं चुकाऊंगा। तू? गुंडे ऐसे हंसने लगे जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुना हो। लीडर ने आर्यवीर के साधारण कपड़ों की तरफ इशारा किया और मजाक उड़ाया। हीरो बनने के लिए जेब में दम होना चाहिए बेटा, तू तो खुद भिखारी लग रहा है, तू क्या बचाएगा इसे? बकवास बंद करो, बताओ कितने पैसे हुए? आर्यवीर ने अपना सिर थोड़ा ऊंचा किया। वो आज इस बाप बेटी की मदद करने का मन बना चुका था। उसे इनमें अपना पुराना अक्स दिख रहा था। 7 लाख रुपए है तेरे पास? गुंडे ने जेब में हाथ डालकर चुनौती दी। पीछे वाले गुंडे भी हंसने लगे। भाई 7 लाख तो छोड़ो, इसके पास 700 भी नहीं होंगे। अपना कार्ड नंबर दो, मैं अभी 7 लाख ट्रांसफर करता हूं। आर्यवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ठीक है, देखते हैं तू कितनी देर ये नौटंकी करता है। ओए, इसे अपना कार्ड नंबर दे, लीडर ने अपने एक साथी से कहा। आर्यवीर ने नंबर लिया, अपना फोन निकाला और कुछ सेकंड उंगलियां चलाईं। फिर फोन जेब में रखते हुए गुंडों की तरफ देखा। 7 लाख ट्रांसफर हो गए हैं, अब दफा हो जाओ यहां से। गुंडे पहले तो हैरान हुए, फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। लीडर ने ताली बजाई और कहा, बेटा एक्टिंग तो तू जबरदस्त करता है, तुझे तो एक्टर होना चाहिए था। तभी पीछे वाले गुंडे का फोन बजा। उसने मैसेज देखा और चिल्लाया, भाई मैसेज आ गया, खाते में 7 लाख रुपए आ गए हैं। क्या? कितने? लीडर की हंसी उसके गले में ही अटक गई। वो झटके से मुड़ा और अपने साथी का फोन छीन लिया। पूरे 7 लाख? गुंडे के लीडर को अचानक सूखी खांसी आई और उसने धीरे से अपना सिर उठाकर आर्यवीर को देखा। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बिगड़ चुके थे। उसे सच में यकीन नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना रईस होगा। इसने सिर्फ अपने फोन से पलक झपकते ही 7 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। शुरुआत में उसे लगा था कि आर्यवीर बस नाटक कर रहा है, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। जो इंसान एक अजनबी की मदद के लिए 7 लाख रुपए चुटकियों में उड़ा सकता है, वो पक्का कोई मामूली हस्ती नहीं होगी। गुंडे ने अपने चेहरे से मजाक उड़ाने वाले भाव हटाए और आर्यवीर से बड़ी गंभीरता के साथ कहा, छोटे भाई, मेरी पिछली हरकतों के लिए मुझे माफ कर देना, तुम वाकई बड़े जिगरे वाले आदमी हो। पैसे मिल गए ना, अब दफा हो जाओ यहां से। आर्यवीर ने चिढ़ते हुए उसे वहां से निकलने का इशारा किया। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। लीडर ने एक फीकी मुस्कान दी और अपने साथियों के साथ तुरंत वहां से खिसक लिया। अगले ही पल ढाबे में सन्नाटा छा गया। गुंडों को दूर जाते देख विधि और उसके पिता ने राहत की लंबी सांस ली। चाचा आर्यवीर के सामने आए, झुककर उसे प्रणाम किया और बोले, बेटा, हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वे जानते थे कि अगर आर्यवीर मदद नहीं करता तो ना केवल उनका ढाबा टूट जाता, बल्कि उनकी मासूम बेटी को भी वो दरिंदे उठा ले जाते। अरे चाचा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप प्लीज ऐसे हाथ मत जोड़िए। आर्यवीर ने फौरन उन्हें उठाकर सीधा खड़ा किया। 7 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती बेटा, चाचा ने इमोशनल होकर कहा और अपनी बेटी की तरफ मुड़कर याद दिलाया, विधि बेटा, जल्दी से अपने मददगार का शुक्रिया अदा करो। थैंक यू सो मच, विधि ने धीमी आवाज में कहा, पर उसके मन में एक सवाल कौंध रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, पर आपने हमारी इतनी बड़ी मदद क्यों की? सच तो यह है कि 7 लाख की रकम किसी को भी हैरान कर सकती थी। कोई भी अमीर इंसान बिना किसी मतलब के एक अजनबी के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करता। मुझे ये ढाबा बहुत पसंद है और आप लोगों की हालत देखकर मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने मदद करने का फैसला किया, आर्यवीर ने सादगी से जवाब दिया। आप? विधि ने अपने होंठ भींचे और आर्यवीर को बड़े ही आदर के साथ देखा। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब था, पर विधि की मासूमियत साफ झलक रही थी। उसे लगा कि शायद आर्यवीर उसकी खूबसूरती की वजह से मदद कर रहा है। अरे नहीं, प्लीज गलत मत समझना, मैं बस आप लोगों की परेशानी देखकर भावुक हो गया था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। आर्यवीर ने खुद को सही साबित करने की कोशिश की। वो समझता था कि ऐसी स्थिति में किसी को भी शक हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत एहसान है। विधि ने आर्यवीर के सामने झुककर एक प्यारी सी मुस्कान दी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आर्यवीर भाई, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके ये 7 लाख रुपए जितनी जल्दी हो सकेगा लौटा देंगे। ये कहकर विधि ने एक प्रॉमिसरी नोट लिखा और उस पर अपना घर का पता और फोन नंबर छोड़ दिया। आर्यवीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, चुपचाप वो नोट रख लिया और मुस्कुराते हुए उन्हें दिलासा दिया, परेशान मत होइए, जब पैसे हों तब दे दीजिएगा। वैसे मेरे खाने का क्या हुआ? हाँ, अभी लाया बेटा। ये सुनकर चाचा फौरन किचन की तरफ भागे ताकि खाना तैयार कर सके।
खाना तैयार होने के बाद विधि और उसके पिता ने आर्यवीर के साथ बैठकर डिनर किया और बार बार उसका आभार जताया। थोड़ी ही देर में आर्यवीर और उस परिवार के बीच एक अच्छी जान पहचान हो गई। विधि ने मुस्कुराते हुए आर्यवीर की प्लेट में थोड़ा और खाना परोसा। डिनर के बाद आर्यवीर ने एक टैक्सी ली ताकि वो अपने विला वापस जा सके। जब टैक्सी ड्राइवर ने सुना कि आर्यवीर सागर तट विला जा रहा है तो उसने भी उसे हैरानी से 2-3 बार देखा। आखिर वो शहर का सबसे पावरफुल इलाका था जहां आम लोगों का रहना मुमकिन नहीं था। बेटा, क्या तुम वहां किसी को ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो? ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभालते हुए पूछा। उसे लगा कि आर्यवीर जैसा दिखने वाला लड़का वहां सिर्फ काम के लिए ही जा सकता है। जी नहीं, मैं वहां रहता हूं, आर्यवीर ने ड्राइवर के चेहरे पर एक अपनापन देखते हुए जवाब दिया। तुम वहां रहते हो? सच में? जी हाँ बेटा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, पर वहां रहने वाले लोग बहुत अलग होते हैं। अगर तुम वाकई वहां रहते हो तो तुम बहुत ही लो की इंसान हो, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यवीर ने बस एक फीकी मुस्कान दी और ज्यादा सफाई नहीं दी। उसे इस साधारण हुलिये की अब आदत हो गई थी और वो इसे बदलना भी नहीं चाहता था। ड्राइवर काफी बातूनी और मिलनसार था। दोनों रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे। तभी जैसे ही वो सागर तट विला के पास पहुंचने वाले थे, सामने से एक BMW कार अचानक गलत साइड से मुड़ी और तेज रफ्तार में उनकी तरफ आने लगी। ड्राइवर घबरा गया और टक्कर से बचने के लिए उसने स्टीयरिंग को बाईं तरफ तेजी से मोड़ा। नतीजा ये हुआ कि BMW सड़क किनारे जा टकराई और टैक्सी सीधे एक बिजली के खंभे से जा टकराई। आर्यवीर अगली सीट पर बैठा था और खंभे को अपनी तरफ आते देख उसके माथे पर पसीना आ गया। ऐन वक्त पर ड्राइवर ने स्टीयरिंग को अपनी तरफ मोड़ लिया ताकि आर्यवीर को चोट न लगे। धड़ाक! टैक्सी खंभे से टकराई, पर टक्कर का सबसे ज्यादा असर ड्राइवर की तरफ हुआ। ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। छोटे भाई, तुम ठीक तो हो? घायल होने के बावजूद ड्राइवर को आर्यवीर की सुरक्षा की चिंता थी। आर्यवीर का दिल भर आया। अगर ड्राइवर ने आखिरी वक्त पर गाड़ी ना मोड़ी होती तो शायद आर्यवीर की जान चली जाती। चाचा आप? आर्यवीर ने उन्हें पुकारा, पर ड्राइवर बेहोश हो चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई और ड्राइवर के साथ साथ BMW में मौजूद घायल लोगों को भी सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। आर्यवीर भी उनके साथ गया। आखिर ड्राइवर उसकी जान बचाने के चक्कर में घायल हुआ था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आर्यवीर की जांच की और उसे सुरक्षित घोषित कर दिया। जैसे ही वो जांच रूम से बाहर निकला, उसने देखा कि एक छोटी स्कर्ट पहने एक खूबसूरत लड़की गेट पर खड़ी रो रही थी। ये वही लड़की थी जिसकी लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ था। वो बुरी तरह डरी हुई लग रही थी। आर्यवीर उसे डांटना चाहता था, पर उसे रोते देख उसका मन थोड़ा नरम पड़ गया। अब रोने से क्या फायदा जब हादसा हो चुका है, उसने सांत्वना देते हुए कहा। बस बाल बच गए, वरना आज किसी की जान चली जाती, वो लड़की सिसकते हुए बोली। वो अब भी सदमे में थी। ड्राइविंग कोई मजाक नहीं है, आपकी एक लापरवाही जान ले सकती है, आर्यवीर ने उसे भविष्य के लिए नसीहत दी। लड़की अपनी गलती मान रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। उसका नाम स्नेहा था। तभी एक सूट बूट पहने एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आया। उसे देखकर स्नेहा ने फौरन अपने आंसू पोंछे और अपनी बिखरी हुई ड्रेस ठीक की। वो आदमी घबराया हुआ था। स्नेहा, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, स्नेहा ने बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया। उसकी आंखों में उस आदमी के लिए नफरत साफ दिख रही थी। उस आदमी का नाम नितिन था, जो अक्सर स्नेहा का पीछा करता रहता था और उसे परेशान करता था। शुक्र है तुम ठीक हो, नितिन ने कहा, पर तभी उसकी नजर आर्यवीर पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक हिंसक हो गया और उसने चिल्लाकर पूछा, ए लड़के, तू ही ड्राइविंग कर रहा था ना जिसने स्नेहा को टक्कर मारी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, आर्यवीर के जवाब का इंतजार किए बिना ही स्नेहा ने हड़बड़ाहट में सफाई दी। गाड़ी चलाते वक्त मुझसे गलती हो गई थी और अनजाने में मेरी कार इनसे टकरा गई। इसमें पूरी गलती मेरी है। अरे, नितिन के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी आवाज और सख्त की और दबंग अंदाज में बोला, स्नेहा, गलती चाहे जिसकी भी हो, अगर तुम्हें चोट लगी है तो गलती इसी की मानी जाएगी। इसे तुमसे माफी मांगनी ही होगी। नितिन कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था जिससे वो स्नेहा की नजरों में हीरो बन सके। आर्यवीर धीरे से मुस्कुराया। मैं माफी क्यों मांगू? ये तो मजाक की हद थी। एक तो वो खुद इस हादसे का शिकार हुआ था और ऊपर से उसे ही माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। मैंने कह दिया ना कि माफी मांगो तो मतलब मांगो। नितिन ने अपना सिर ऐसे ऊपर उठाया जैसे कोई लड़ने वाला मुर्गा हो। आर्यवीर ने तिरस्कार से अपना मुंह मोड़ा, पर कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ स्नेहा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। नितिन, ऐसी बातें मत करो, मैं कह रही हूं ना कि शुरुआत मैंने ही की थी। स्नेहा, तुम फिक्र मत करो, आज मैं इस लड़के से तुम्हें माफी मंगवा कर ही रहूंगा। नितिन ने चिल्लाते हुए आर्यवीर की तरफ उंगली उठाई। जल्दी माफी मांग। आर्यवीर का सब्र अब जवाब दे चुका था
उसने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार तमाचा नितिन के गाल पर जड़ दिया। ये पहली बार था जब आर्यवीर का सामना इतने बदतमीज और तर्कहीन इंसान से हुआ था। सच तो ये था कि वो काफी देर से उसे पीटने का मन बना रहा था। थप्पड़ पड़ते ही नितिन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये कहते ही वो पागल कुत्ते की तरह आर्यवीर पर झपटा। आर्यवीर का शरीर भले ही दुबला पतला टिक रहा था, पर वो लड़ाई में कमजोर नहीं था। बचपन से ही वो सड़कों पर पला बढ़ा था और लड़ना जानता था। जैसे ही नितिन करीब आया, आर्यवीर ने अपने कंधे से उसे जोर का धक्का दिया और साथ ही अपने घुटने से उसके पेट पर वार किया। नितिन एक लाड़ प्यार में पला हुआ रईसादा था। वो आर्यवीर की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर पाया। आर्यवीर ने उसे कुछ ही पलों में धूल चटा दी। बदमाश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नितिन अपनी गॉडेस स्नेहा के सामने इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो फिर से आर्यवीर पर झपटने को तैयार हुआ। बस करो अब। बगल में खली स्नेहा से अब और नहीं देखा गया। उसने चिल्लाकर नितिन को टोका। तुम हद पार कर रहे हो नितिन। स्नेहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर नितिन को रुकना पड़ा। उस वक्त वो अंदर से बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। न केवल उसकी पिटाई हुई थी, बल्कि स्नेहा भी उससे और ज्यादा चिढ़ गई थी। मैंने कितनी बार कहा है कि ये मेरी गलती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? स्नेहा गुस्से से कांप रही थी। नितिन ने कुछ नहीं कहा, बस आर्यवीर को नफरत भरी नजरों से घूरता रहा। उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। तभी वार्ड से एक नर्स बाहर आई और उन्हें डांटा। क्या आप लोग थोड़ा धीरे बात करेंगे? मरीजों को आराम की जरूरत है। ओह सॉरी सिस्टर, स्नेहा ने माफी मांगते हुए कहा। फिर वो आगे बढ़ी और शर्मिंदगी से कहा, इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। घायल मरीज का रिश्तेदार कौन है? मैं हूं। स्नेहा ने हाथ उठाया। ठीक है, मेरे साथ अंदर आइए। नर्स स्नेहा को वार्ड के अंदर ले गई। अब कॉरिडोर में सिर्फ आर्यवीर और नितिन बचे थे। नितिन आर्यवीर को ऐसी नजरों से देख रहा था मानो वो उसे अभी जान से मार देगा। उसे लग रहा था कि आर्यवीर की वजह से ही उसे स्नेहा से डांट खानी पड़ी थी। काफी देर तक दांत पीसने के बाद नितिन ने धमकी दी, लड़के, अगर तू अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। तुम? आर्यवीर हंसा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नितिन में किस बात का इतना घमंड है। चिल्लाने और नखरे दिखाने के अलावा इसका शरीर बिल्कुल बेकार था। ऐसा आदमी उसे धमकी दे रहा था। मैं तुझे सच बताता हूं। नितिन ने अपनी कॉलर ठीक की और गर्व से कहा, मैं यूनान ग्रुप का जनरल मैनेजर हूं। अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी घुटनों पर बैठ जा। यूनान ग्रुप? आर्यवीर की भौएं तन गई। उसे याद आया कि उसकी सेक्रेटरी लावण्या ने यूनान ग्रुप का जिक्र किया था। वो उनके सिंह परिवार की ही एक छोटी सी ब्रांच थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी की कंपनी में ऐसा कचरा मैनेजर बना बैठा है। ये तो कंपनी के लिए एक दीमक के जैसा था। आर्यवीर के चेहरे के भाव देखकर नितिन को लगा कि वो डर गया है। देख लिया, अब अपनी औकात पता चली, जल्दी माफी मांग। डरना तो तुम्हें चाहिए। आर्यवीर के फालतू बात ना करते हुए अपना फोन निकाला और लावण्या को कॉल लगाया। यूनान कंपनी का जनरल मैनेजर, क्या नाम है इसका? हाँ, नितिन। इसे अभी इसी वक्त फायर करो। आर्यवीर ने सीधे शब्दों में हुक्म दिया और फोन काटकर जेब में रख लिया। नितिन जोर जोर से हंसने लगा। वाह, क्या स्टाइल है। तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? अपनी शक्ल देखी है? तेरी औकात क्या है जो तू मुझे फायर करेगा? अगर तूने आज मुझे नौकरी से निकलवा दिया तो मैं तेरा पोता बन जाऊंगा। नितिन हाथ जेब में डालकर छत की तरफ देख रहा था। अभी वो हंस ही रहा था कि उसकी जेब में फोन बजा। उसने कॉल उठाया और सिर्फ 2 शब्द कहे। उसके बाद उसका चेहरा की हंसी गायब होने लगी। अंत में उसका पूरा चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। वो आर्यवीर को फटी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी, सदमा और सबसे ज्यादा खौफ था। उसे अभी अभी कंपनी के हेड ऑफिस से कॉल आया था। उसे तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा ये लड़का एक फोन कॉल पर उसकी 10 साल की मेहनत मिट्टी में मिला देगा। वो एक पल में आसमान से जमीन पर गिर चुका था। काफी देर तक सुन खड़े रहने के बाद नितिन के पैर कांपने लगे। वो धप से घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो बेवकूफ नहीं था। उसे समझ आ गया था कि आर्यवीर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि बहुत ऊंची पहुंच वाला शख्स है जिससे पंगा लेना मौत को दावत देना है। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान यूनान ग्रुप का जनरल मैनेजर कैसे बन गया, आर्यवीर ने तिरस्कार से कहा। उसे अपने परिवार की कंपनियों के मैनेजमेंट पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ऐसे कचरे को इतनी बड़ी पोस्ट दे रखी थी। सच में मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे बस एक मौका और दे दीजिए। मैं अंधा था जो आपसे उलझ गया। नितिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने खुद के गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। वो अपनी पावर और पोजीशन खोना नहीं चाहता था। आर्यवीर को उससे घिन आने लगी। उसने नितिन को हल्का सा लात मारकर परे धकेला और बोला, दफा हो जा यहां से और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। मुझसे गलती हो गई,
मुझे माफ कर दीजिए। नितिन वहां बेजान मिक्की की तरह पड़ा रहा। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसे जिंदगी में इतना दुख कभी नहीं हुआ था। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वो आर्यवीर के पैर धोकर पीता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नितिन वहां से पूरी तरह टूटकर निकला। पछतावे की कोई दवा इस दुनिया में नहीं थी और अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर से जान निकल गई हो। नितिन की पीठ को जाते देख आर्यवीर के मन में रत्ती भर भी दया नहीं आई, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी कंपनी से एक ऐसा दीमक साफ हो गया। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और स्नेहा बाहर निकली। कॉरिडोर में चारों तरफ देखते हुए उसने आर्यवीर से पूछा, नितिन कहाँ गया? वो चला गया, आर्यवीर ने बेरुखी से जवाब दिया। सच तो यह है कि उसे स्नेहा से भी कोई खास सहानुभूति नहीं थी। इस लड़की की लापरवाही ने लगभग उसकी जान ले ली थी। ऊपर से नितिन जैसे घटिया इंसान का इसके साथ होना आर्यवीर को और भी चिढ़ा रहा था। अच्छा हुआ जो चला गया। नितिन के जाने की खबर सुनकर स्नेहा खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वैसे नितिन ने तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं की ना? वो यूनान ग्रुप में बड़ा मैनेजर है और अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरों से बदला लेने के लिए करता है। तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी आर्यवीर ने देखा कि डॉक्टर वार्ड से बाहर आ रहे हैं। वो तुरंत लपका और पूछा, डॉक्टर, ड्राइवर साहब कैसे हैं? ब्रेन इंजरी है और फिलहाल वो कोमा में है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये टेम्पररी है, कुछ समय आराम के बाद वे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने डिटेल में उनकी कंडीशन बताई। ये सुनकर आर्यवीर ने राहत की सांस ली। शुक्र है वे ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद आर्यवीर वार्ड के अंदर गया। ड्राइवर साहब बेड पर लेटे थे, उनके सिर पर पट्टियां बंधी थीं। उन्हें देखकर आर्यवीर का मन भर आया। किस्मत की बात थी कि ड्राइवर ने ऐन वक्त पर गाड़ी मोड़ दी थी ताकि सारा असर उनकी तरफ हो, वरना आज उस बेड पर आर्यवीर लेटा होता। यानी ड्राइवर साहब ने अपनी जान दांव पर लगाकर आर्यवीर की जान बचाई थी। अपनी 20 साल की जिंदगी में आर्यवीर ने इतना नेक ड्राइवर पहले कभी नहीं देखा था। तभी स्नेहा भी अंदर आई। उसके चेहरे पर अभी भी पछतावा था। आज जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, आई एम सॉरी। तुम फिक्र मत करो, हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं है। आर्यवीर ने स्नेहा की तरफ भी नहीं देखा। उसने एक नर्स को बुलाया और ड्राइवर साहब को सबसे महंगे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने का हुक्म दिया और उनके लिए एक पर्सनल अटेंडेंट यानी देखभाल करने वाला भी तैनात कर दिया। सब कुछ सेटल करने के बाद आर्यवीर अपनी टैक्सी लेकर घर लौट आया। वो नहाकर सोने ही वाला था कि उसकी सेक्रेटरी लावण्या अंदर आई। यंग मास्टर, आप भूल गए कि आपको अभी कुछ काम करना है। क्या काम? बड़े मालिक यानी दादाजी का हुक्म है कि मैं रोज आपकी पढ़ाई सुपरवाइज करूं। अरे यार, आज मैं बहुत थका हूं, क्या कल? नहीं। लावण्या की सख्ती देखकर आर्यवीर को हंसी भी आई और रोना भी। वो अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए स्टडी रूम तक ले गया और आधी रात तक बिजनेस की वो मोटी किताबें पढ़ता रहा। रात को सोते समय उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक्सीडेंट में ड्राइवर टैक्सी की मौत हो गई है। आर्यवीर हड़बड़ा कर उठा। उसका पूरा माथा और बेडशीट पसीने से भीग चुके थे। शुक्र है कि वो सिर्फ एक सपना था। उसने फोन देखा। सुबह के 5:30 बज रहे थे। नहाने और नाश्ता करने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे ही उसने वीआईपी वार्ड का दरवाजा खोला, उसने देखा कि ड्राइवर साहब होश में आ चुके हैं और हैरानी की बात यह थी कि स्नेहा वहां बैठी उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। तुम यहां फिर से क्या कर रही हो? आर्यवीर ने स्नेहा से शिकायत भरे लहजे में पूछा। मैं अंकल का हाल जानने आई हूं और माफी मांगने भी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है, प्लीज जाओ यहां से। स्नेहा अपनी जगह पर जम गई। उसे बहुत बुरा लगा कि आर्यवीर उसे इतना गलत समझ रहा है। खो खो। ड्राइवर साहब ने खांसते हुए आर्यवीर से कहा, छोटे भाई, ये बच्ची बुरी नहीं है। कल जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सुबह होने से पहले ही मेरी देखभाल करने आ गई थी। चाचा, मुझे डर है कि इसकी वजह से आपकी रिकवरी पर असर पड़ेगा। नहीं बेटा, ये बहुत अच्छी बच्ची है। देखो, ये मेरे लिए दलिया भी बनाकर लाई है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी चख कर देखो। ड्राइवर साहब ने स्नेहा की तरफ इशारा किया। स्नेहा तुरंत समझ गई। उसने एक कटोरी में दलिया निकाला और आर्यवीर की तरफ बढ़ाया। अगर तुम वाकई मुझे माफ करना चाहते हो तो ये दलिया खाकर देखो। ड्राइवर साहब की जिद के आगे आर्यवीर मना नहीं कर पाया। उसने एक चम्मच दलिया चखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये दलिया तुमने बनाया है? हाँ, बहुत टेस्टी है। आर्यवीर ने देखते ही देखते पूरी कटोरी साफ कर दी।
स्नेहा के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे उसे कोई बड़ा इनाम मिल गया हो। ड्राइवर साहब हंसते हुए बोले, बेटा, ये लड़की फुयान रेस्टोरेंट की हेड शेफ है, इसका खाना तो लाजवाब होगा ही। आर्यवीर हैरान रह गया। इतनी कम उम्र और कोमल सी दिखने वाली लड़की शहर के इतने बड़े रेस्टोरेंट की हेड शेफ है। फुयान रेस्टोरेंट अपने स्वाद और ऊंची कीमतों के लिए पूरे शहर में मशहूर था। आर्यवीर ने अपनी स्थिति संभाली और ड्राइवर साहब से पूछा, चाचा, मैं आर्यवीर हूं, मैं अब तक आपका नाम नहीं जान पाया। मेरा नाम दीनदयाल है, तुम मुझे दीनदयाल चाचा कह सकते हो। चाचा, अगर कल आपने मुझे ना बचाया होता तो? बेटा, वो मेरा फर्ज था, पैसेंजर की सुरक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता होती है, दीनदयाल चाचा ने सादगी से कहा। आर्यवीर ने उनके सामने झुककर उन्हें सम्मान दिया। चाचा, आपका परिवार कहाँ है? वे अभी तक क्यों नहीं आए? मेरी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं, मैंने उन्हें इस हादसे के बारे में नहीं बताया, फालतू में परेशान होंगे, चाचा ने मुस्कुराकर कहा। आर्यवीर उनके हाथ पकड़कर बैठ गया। उसे चाचा में एक अपनापन महसूस हो रहा था। तभी अचानक वार्ड का दरवाजा धड़ाम से खुला। एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी अंदर घुसा और चिल्लाने लगा, अरे ओ दीनदयाल, देख क्या हाल कर दिया गाड़ी का, आगे का हिस्सा पूरा पिचक गया है और इंजन भी बर्बाद हो गया है, इसका हर्जाना कौन भरेगा?